हेलो दोस्तों। जब भी आपका कंधा बार-बार उतरता है, 1 या 2 बार उतरा है और आपके मन में पहला सवाल आता है कि सर इसका इलाज क्या होगा? कैसे हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं? और कैसे जान सकते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है और कैसे इसको सही किया जा सकता है? दोस्तों, जो कंधे का जो जॉइंट है वो बॉल और सॉकेट से मिलकर बना हुआ होता है। यानी कि इसमें एक कटोरी होती है और एक बॉल है जो उसके अंदर घूमती रहती है। जब भी आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो या कोई झटका लगता है तो उसकी वजह से आपका जो कंधा है वो उतरने लग जाता है। इसमें होता ये है कि जो बॉल है उसकी जो दीवार है वो टूट जाती है और इस वजह से बॉल को सपोर्ट नहीं मिलता तो वो बाहर निकलने लग जाती है। कुछ लोगों को तो इसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है बिठाने के लिए, लेकिन कुछ लोग ये अपना कंधा खुद ही सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब मैं इस बीमारी के बारे में आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपका कंधा बार बार उतर रहा है तो सबसे पहले आपको जो काम करना है वो ये कि कंधे की एमआरआई जांच करवानी है। अच्छा, इसमें क्या आप कोई सी भी एमआरआई करा सकते हो? जी नहीं दोस्तों, कंधे की जो एमआरआई है वो कराने से पहले आपको ये बताना है एमआरआई वाले को कि भाई आपका कंधा बार बार उतर रहा है तो इसी एंगल से वो एमआरआई करे। क्योंकि अगर उसे ये नहीं पता चलेगा कि वो किस बीमारी के लिए एमआरआई कर रहा है तो कई बार उसमें जो त्रुटि है वो आने की संभावना रहती है। आप अपने एमआरआई वाले को बताइए कि आपका जो कंधा है वो बार बार उतर रहा है तो 3 पॉइंट आपके एमआरआई में आने चाहिए। एक है बैंकार्ड, एक है हिल सैग और एक है बोन लॉस। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट मिसिंग है तो ये एमआरआई सही नहीं मानी जाएगी। इसके लिए हम लोग पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि वो 3 टेस्ला मशीन से एमआरआई कराएं। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि 3 टेस्ला के नाम पे कई लोग डुप्लीकेट मशीन, रिफर्बिश मशीन वो भी लगा लेते हैं और उसको क्लेम कर देते हैं कि ये 3 टेस्ला मशीन है, लेकिन एमआरआई की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव नहीं होती। और एक पेशेंट के पास तो ऐसा कोई जरिया ही नहीं होता कि वो ये चेक कर सके कि ये एमआरआई अच्छी क्वालिटी की है कि नहीं है। तो मैं आपको उसका गुरु मंत्र देता हूँ। आप अपनी एमआरआई में इस चीज़ को चेक करिए कि क्या उसमें बैंक कार्ड के बारे में लिखा है। अगर बैंक कार्ड के बारे में लिखा है तो पूरा डिटेल में लिखा होना चाहिए, जैसे 3 o'clock to 6 o'clock बैंक कार्ड लीजन है कि नहीं। अगर बैंक कार्ड का नाम लिख दिया लेकिन साइज़ नहीं लिखी हुई है तो इसका मतलब एमआरआई सही नहीं है। दूसरा, आप देखिए कि क्या उसमें हिल सैग के बारे में लिखा है। जब आपका कंधा उतरता है तो ह्यूमरस की हड्डी में एक हल्का फ्रैक्चर क्रिएट होता है जिसे कि हिल सैग कहते हैं। एमआरआई पे हिल सैग की साइज़ लिखी होनी चाहिए कि 13/2 mm का हिल सैग है, 3/5 mm का हिल सैग है। अगर आपके एमआरआई पे हिल सैग नहीं लिखा हुआ है तो ये एमआरआई सही नहीं है। तीसरा, आपके एमआरआई पे इंगेजिंग या नॉन इंगेजिंग हिल सैग के बारे में लिखा हुआ होना चाहिए। अगर आपके एमआरआई पे सिर्फ हिल सैग लिखा हुआ है लेकिन ये नहीं बताया गया कि इंगेजिंग है कि नहीं है, क्या ये नॉन इंगेजिंग है कि नहीं है, तो आपकी एमआरआई त्रुटिपूर्ण कही जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है बोन लॉस। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि सर बोन लॉस का कैसे पता चलेगा। देखिए, एमआरआई वाले का ये फ़र्ज बनता है कि दोनों साइड की एमआरआई करे या तो कॉम्प्लीमेंट्री सीटी स्कैन करे और ये असेस करे कि बोन लॉस कितना हुआ है। क्योंकि एमआरआई का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपको ये बता दे कि कंधा उतरने की दिक्कत है, बल्कि ट्रीटमेंट कौन सा होगा ये समझने के लिए भी एक एमआरआई की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपकी एमआरआई पे ऐसा लिखा हुआ नहीं आता कि आपका जो बोन लॉस है वो 5% है, 10% है, 15% है, तो ये एमआरआई अपना फ़र्ज अदा नहीं कर रही है दोस्तों। इसको अगर सिर्फ नाम के लिए 3 टेस्ला कहने से काम नहीं चलेगा। तो दोस्तों, ज़्यादातर जगह जब मेरे पास मैं एमआरआई देखता हूँ शोल्डर डिसलोकेशन के पेशेंट्स ने कराई होती है, ना तो उनमें बैंक कार्ड की साइज़ लिखी होती है, ना उसमें हिल सैग की साइज़ लिखी होती है, ना उसमें बोन लॉस का एस्टिमेशन होता है, ना उसमें कोरेकोइड की साइजिंग होती है। तो फिर इस तरह की एमआरआई की क्वालिटी को अच्छा नहीं माना जा सकता। इसकी एमआरआई के ऊपर आपने डिसीजन लिया तो आपका डिसीजन गलत हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, काफ़ी सारे लोग जब मेरे पास आते हैं तो ऑलरेडी वो एक गलत एमआरआई लेके आते हैं, लेकिन मेरे को तो उनको एमआरआई को दोबारा करवाना पड़ता है। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया उसके बारे में एक बार आपकी एमआरआई पे पता चल गया कि आपका जो डैमेज है वो कितना है, बैंक कार्ड कितना है, हिल सैग कितना है, बोन लॉस कितना है, उसके हिसाब से फिर 2 ऑपरेशंस के ऑप्शंस अपने पास रहते हैं। पहला है आर्थ्रोस्कोपिक बैंक कार्ड रिपेयर। यदि आपके एमआरआई पे बैंक कार्ड लीजन छोटा है, हिल सैग लीजन जो है छोटा है, बोन लॉस बहुत कम है, 1 या 2% है, तो आप आर्थ्रोस्कोपिक बैंक कार्ड के लिए जा सकते हैं। इसके अंदर ये भी देखना है कि जो आपका जो काम है उसकी डिमांड भी कम होनी चाहिए। यदि आप पहलवान हैं, आप कुश्ती करते हैं, आप मजदूर हैं, तब तो देखिए वैसे भी मेरे ख्याल से आर्थ्रोस्कोपिक बैंक कार्ड इतना सक्सेसफुल ऑप्शन नहीं है। उसमें तो सीधे आप लेटार्जेट के लिए जा सकते हो। काफ़ी सारे लोग ये पूछते हैं कि सर आर्थ्रोस्कोपिक बैंक कार्ड जो सर्जरी है उसका फिर वास्तव में इंडिकेशन किन लोगों के लिए है। दोस्तों, अगर आप कैशियर हैं, टीचर हैं, बैंक में काम करते हैं, ऑफिशियल है, वाइट कॉलर जॉब है, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स आपको नहीं खेलना, रनिंग नहीं करनी, तब आप आर्थ्रोस्कोपिक बैंक कार्ड के लिए जा सकते हो। हाई डिमांड लोग भी आर्थ्रोस्कोपिक बैंक कार्ड के लिए जा सकते हैं यदि बोन लॉस नहीं हो तो।
आर्थ्रोस्कोपिक बैंकार्ड में सिर्फ बैंकार्ड को ही नहीं बल्कि हिल सैक को भी सही करना होता है। रैम्पलिसाज रिपेयर के द्वारा होता है। कई जगह मैंने देखा है कि लोग सिर्फ बैंकार्ड कर देते हैं और रैम्पलिसाज नहीं करते, तो इसकी वजह से भी रिपेयर फेल होने का डर रहता है। हमारे यहाँ पे इसके लिए स्पेशली ऑल सूचर्स एंकर का यूज़ किया जाता है। ऑल सूचर एंकर्स की खास बात ये होती है कि वो अपने आप डिज़ोल्व होते हैं, उनको एक्सरे पे भी नहीं देखा जा सकता, तो इसकी वजह से पेशेंट के अंदर काफ़ी संतुष्टि रहती है कि सर कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी है कि फ्यूचर में निकालनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये एक ब्रीफ में जानकारी थी कि आप अगर कंधा उतर रहा है तो कैसे आपको अप्रोच करना है। अगर आपका भी कंधा बार बार उतर रहा है तो आप अगर इग्नोर करते रहते हैं तो इससे कंधे में आर्थराइटिस हो सकती है। बार बार कंधा उतरने को इग्नोर करने से फिर फ्यूचर में आपको शोल्डर रिप्लेसमेंट कराना पड़ सकता है। तो मेरा सजेशन ये है कि कंधा उतरना अगर 1 या 2 बार से ज़्यादा हो चुका है तो ऑपरेशन करा ही लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम कभी भी इमरजेंसी बन सकती है। जैसे हो सकता है कि अभी आपको लग रहा हो कि मेरा तो कंधा सेट है, लेकिन अगर किसी को मजाक में थप्पड़ मारते हैं, कोई चीज़ फेंकते तो फिर कंधा उतर जाएगा और फिर आपको या तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा या खुद ही खींचमतान करके बैठाना पड़ेगा। दोनों ही परिस्थितियों में आपके कंधे को डैमेज होने का चांस रहता है। थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं लटारजेट के बारे में भी बताते चलूँ। आपने मेरे चैनल पे काफ़ी सारे पेशेंट्स के वीडियो देखे होंगे जिनकी कि लटारजेट सर्जरी हुई है। लटारजेट बहुत ही अत्याधुनिक सर्जरी है जिसमें कि कंधे के बोन लॉस को एड्रेस करने के लिए कोरियोइड ग्राफ्ट का उपयोग किया जाता है। लटारजेट सर्जरी दोस्तों एक मेडिकल सर्जरी है। अभी तक शायद मैंने 1,500-2 हज़ार से ज़्यादा लटारजेट के ऑपरेशन किए होंगे और इन सर्जरी के एक्सपीरियंस से मैं ये बोल सकता हूँ कि लटारजेट के बाद कंधा उतरना पूरी तरीके से सही हो जाता है। शोल्डर के मूवमेंट्स पूरे रहते हैं, आप आगे पीछे हर जगह हाथ को ले जा सकते हो। दोस्तों अगर आप लोगों को आर्थ्रोस्कोपी बैंकार्ड या लटारजेट के बारे में जानना है या फिर आपने शोल्डर की MRI करा ली है और उसके बारे में समझना है तो नीचे लिखे गए नंबर पर मुझे संपर्क कर लीजिएगा और मैं आपकी मदद करूंगा। दोबारा बोलूँगा दोस्तों कि बार बार कंधा उतरने को इग्नोर ना करें, क्योंकि कंधा हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। अगर कंधा उतरता रहता है तो आपको शोल्डर रिप्लेसमेंट कराना पड़ सकता है। इससे बचने का एकमात्र तरीका है कि आप शोल्डर के एक्सपर्ट सर्जन से अपना इलाज कराएं। कोई भी और जानकारी चाहिए तो मुझे संपर्क करें। धन्यवाद दोस्तों।